हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आज 25 नवंबर है, तो हम लोग आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जो 53वें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। खासकर अगर आप लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो जरूर इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। बेसिक बातें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन से 25 नवंबर मनाया जाता है। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है, यह क्यों जरूरी है, यूएन इसमें क्या बोलता है, इससे संबंधित क्या परिप्रेक्ष्य है, भारतीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने इसके संबंध में किस प्रकार से नीतियां अपनाई है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उसके उन्मूलन के लिए। इन सारे पक्षों को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है छात्र खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, जांच करेगी संसदीय समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते होंगे ऐसी घटनाएं लगातार हो जाती है जहां युवा पीढ़ी इस रूप से कदम ले लेती है, जो हमसे हमारे किसी परिवार का एक भविष्य भी समाप्त होता है, साथ ही साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण एसेट वो समाप्त हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भी समझना है कि छात्र किन स्थितियों के कारण ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं, साथ ही साथ इसके आंकड़े क्या है, इन सारे पक्षों को देखेंगे। फिर इसके बाद एक कमेटी बनती है जिस पर चर्चा होगी, साथ ही साथ टास्क फोर्स भी बनाया जाता है। उन सारे पक्षों को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस माहे। तो यह किस रूप से हमें महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा, समुद्री बेड़े को किस तरह मजबूत करेगा, इन सारे पक्षों को हम लोग देखेंगे। लास्ट है माओवादी भारत की सबसे जटिल आंतरिक सुरक्षा और चुनौती के तौर पर है। तो यह हाल के घटनाक्रम में देखने को मिला है कि सरकार इसके लिए माओवादी उन्मूलन को लेकर सशक्त रही है। ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी चला रही है। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह किस रूप से जटिल आंतरिक समस्या थी जिसका समाधान हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। एक टारगेटेड प्लान सरकार की तरफ से है कि हम इस तारीख के बाद चीज़ों को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इन सारे पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोध युक्ति को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, जरूर जुड़िए। और आज से एक नया टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें केवल डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का पेपर और उससे संबंधित कटिंग जो है ना वो आपको शेयर किया जाएगा। तो जरूर आप उससे जुड़िएगा और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉमेंट सेक्शन बॉक्स जो सभी जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। व्हाट्सएप चैनल है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा फेसबुक है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या देना, ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। जितना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना उससे कहीं ज्यादा इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू की दृष्टि से देखना है कि इस प्रकार के प्रश्न उन अभ्यर्थियों के लिए। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस के ओरिएंट से भी देखना है। मेंस ओरिएंट यहाँ क्या होता है, आपको यहाँ जजों की नियुक्ति से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो जज बेंच है, फर्स्ट जज बेंच, सेकंड जज बेंच, थर्ड जज बेंच, फोर्थ जज बेंच, उससे आपको प्रश्न पूछे। कॉलेजियम से प्रश्न यहाँ बनाए जा सकते हैं। तो इन सारे पक्षों को हम लोग देखेंगे। प्रीलिम्स सेट में आपको आर्टिकल से संबंधित, उसके शक्तियों से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ। 24 नवंबर को आपको 53 जो है प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए जाते हैं। सूर्यकांत वो गवई का स्थान लेंगे। जो आपको 50 कौन है, BR गवई कौन है, हमारे 92 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके स्थान पर यह अपना पद ग्रहण किए। कल शपथ दिलाई गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 15 महीने तक काम करेंगे इस पद को, क्योंकि वरिष्ठता के सिद्धांत पर इनका नियुक्ति जो हुआ है उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 2027 तक ये डेट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 54वां जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति होगी। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखना है। अब यह पहला मौका था, ध्यान रखिएगा, पहला मौका था भारतीय जो भी न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें एक पहला अवसर था कि विदेश के कुछ न्यायाधीशों को बुलाया गया था। देखिए जिसमें भूटान, केनिया, मलेशिया, ब्राजील, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका के न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। उनको इन्वाइट किया गया था, वो लोग आए थे। तो इन देशों का सूची याद रखना। और ये क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी आपको समझना है कि अगर इस प्रकार के शपथ समारोह में आता है, सॉफ्ट पावर
कूटनीतिक के तौर पर इसका प्रयोग करता है भारत। ध्यान रखिएगा, हमारी विविधता, हमारी लोकतांत्रिक संदर्भ को समझने का, कैसे सत्ता हस्तांतरण होता है प्रशासनिक पदों का, किस तरीके अस्थायी अस्थायी कार्यपालिका की बात होती है। अब देखते हैं ना, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्तियां होती हैं तो क्या होता है, विभिन्न देशों के डेलीगेशन को बुलाया जाता है। इसके पीछे का तर्क यही होता है कि हमारा लोकतंत्र का जो सत्ता हस्तांतरण है, लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण जो हो रहा है वो कितना स्मूथ है, कितना बेहतर है, कितना सुचारू है, यही समझाने का प्रयास केवल किया जाता है। इन लोगों को इनवाइट किया जाता है और ये जब जाएंगे अपने देश में तो ये सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। कुल चीज़ ध्यान रखना है, जो शपथ होता है उसमें ध्यान रखिए संविधान, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने तथा या भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने के लिए शपथ ली जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये सारे पीटी फैक्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त क्या आपको जानना है, इसके अतिरिक्त यह जानना है कि इसमें पृष्ठभूमि में जब हम 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर सूर्यकांत जी की नियुक्ति होती है, उसके बाद लगातार ये काम करते हैं अपने अपने स्तर पर, इनके द्वारा बहुत ही डिसीजन मेकर निर्णय दिए जाते हैं जो लैंडमार्क बनता है। इन्होंने जैसे ही पदभार संभाला, ध्यान रखिएगा टॉपिक चर्चा में आ गया, मौखिक मैसनिंग। ये क्या होता है, ये चर्चा का विषय है आपको, जो मौखिक मैसनिंग ये क्या होता है। तो ध्यान रखिए, ओरल जो बातें हम लोग बोलते हैं जिससे न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को तीव्र न्याय दिलाए किसी वादी को, यह उस रूप से देखने को आपको ध्यान में रखना है। क्या है मौखिक भाई, किसी महत्वपूर्ण मामले या मुद्दे पर मौखिक रूप से अदालत या किसी अन्य मंच के सामने प्रस्तुत करना। मान लीजिए कहीं कहीं पर चीफ जस्टिस इंडिया कहीं सम्मेलन में गए हैं, गोष्ठियों में गए हुए, यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं जिस पर अपना बयान रख देंगे। इसका मतलब होता है, इससे यह समझ में आता है जो संबंधित पक्ष है, संबंधित पक्ष है वो एक्टिव हो जाएगा उसके लिए, उसके निष्पादन के लिए। मान लीजिए पुलिस प्रशासन से कोई कंप्लेन आ रहा है, बार बार विवाद हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ बातें बोल देंगे, तो महकमा जो होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं देखो हमारा चीफ जस्टिस इंडिया इस मुद्दे पर ध्यान में रखा है। तो क्या होता है कि सारी चीज़ों को समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यही जो है ना ऑरल मैसनिंग के तौर पर देखने को मिलता है। अभी यह ध्यान रखिए, इसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट में किसी ऐसे मामले के तत्काल सुनवाई के लिए किया जाता है जहाँ किसी नागरिक के साथ कोई अन्याय हो रहा है। यह जरूरी नहीं कि वो जो वादी है जो प्रताड़ित हो रहा है वो पहले न्यायालय के दरवाजे पर ही जाएगा या पूरी की तरह कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। इसमें मॉरल, इसको हम स्वतः संज्ञान के संदर्भ में भी समझते हैं, स्वतः संज्ञान नहीं है पर स्वतः संज्ञान के संदर्भ में समझ सकते कि ध्यान आ गया है चीफ जस्टिस इंडिया को या न्यायिक व्यवस्था को, जिस पर उसको रेखांकित कर दे, तारांकित कर दे रहा है। तो ये सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि उस व्यक्ति को अन्याय, उस पर जो व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सके, तत्काल रूप से सारी संस्थाएं उसके लिए प्रभावी रूप से काम करें। ये ध्यान रखिएगा। तो इनके टर्म जैसे इनकी नियुक्ति होती है ये सब चर्चा का विषय होता है। तो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अब इसका मूल मकसद होता है जल्दी सूचीबद्ध कराने का एक तरीका है, यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आवाजें अनुसूचित की जा सके। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप होते हैं प्रशासन के स्तर पर कि या कार्य अतिभारता के स्थिति में कि कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाता और उसकी व्याख्याएं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने लगती है। तो ऐसे मुद्दे पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश हैं कभी संगोष्ठियों में जाते हैं तो क्या करेंगे, वो उसकी चर्चा कर देंगे। इतने मात्र से ही वो महकमा उस अपने कार्य के प्रति जवाबदेह बन जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को जरूर आप लोग को याद रखिए। अगर आपसे भी यह प्रश्न पूछ सकता है क्या आप प्रशासन में जाके ऐसे, प्रशासन में जब आपकी नियुक्ति होगी क्या आप ऐसे शब्दों का, ऐसे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास, जरूरी नहीं है कि जो नागरिक सेवा देने के लिए हम लोगों को संस्थाओं के तौर पर बनाई गई है, नियुक्ति की गई है, जरूरी नहीं कि मेरे तक वो व्यक्ति पहुंचे। हम व्यक्ति तक पहुंचने वाली कल्पना को प्रशासन को जन्म दे सकते हैं, इसलिए निष्पादन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस सारे चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको यह जानना है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो अनुच्छेद 124(2) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और ध्यान रखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, बशर्ते वे उपयुक्त हो। उसके लिए जो शर्त कानून बनाए गए, योग्यता बनाए गए, उस पर वो कायम, उनके सारे शर्त जो बनाए गए उसके आधार पर उनकी नियुक्ति पहले चीफ जस्टिस, पहले सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर होगी, उसके बाद वरिष्ठता के नियम के कानून पर जो सेकेंड बेंच है, कॉलेजियम संदर्भ जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉलेजियम के माध्यम से उनकी अनुशंसा की गई हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉलेजियम शब्द आता है, आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ध्यान क्या रखना है कि नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले वो भारत के नागरिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है।
केवल भारत का नागरिक ही इस पद को प्राप्त कर पाएगा। और दूसरा क्या है, 5 वर्षों तक क्या करना, उच्च न्यायालय या लगातार न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे हो, किसी भी न्यायालय में जो हाई कोर्ट है वहां पर क्या रहे हो, न्यायाधीश के पद पर रहे हो 5 वर्षों तक, या तो फिर 10 वर्षों तक ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम कर रखे हो, तभी उनकी नियुक्ति आपको वहां होगी। और लगातार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गैप के साथ होनी चाहिए, ये फैक्ट याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की राय में उन्हें प्रतिष्ठित न्यायविद भी होंगे तो भी उनकी नियुक्ति हो सकती है। 2 कंडीशन कम से कम याद रखिएगा, ये भारत का नहीं तो बहुत जरूरी है, और ये तीनों में से कोई एक अगर होता है तो भी उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। पर ध्यान रखिएगा इन सब सारी चीजें तब होगी जब कॉलेजियम के माध्यम से सारी चीजें टाई अप होकर जाते हैं, जिसमें हमारा जो विधि कानून व्यवस्था है उसके साथ काम करना होता है। चलिए, अब इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि निष्कासन कार्य और कार्यकाल और निष्कासन क्या होता है। तो न्यूनतम आयु सीमा नहीं है उनकी नियुक्ति की, पर अधिकतम सीमा जरूर है। ध्यान रखिए कितना, 65 वर्ष तक की आयु तक वो नियुक्त रहते हैं। राष्ट्रपति को अपना क्या करेंगे, इस्तीफा देके 65 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपना सेवा मुक्त करा सकते हैं। तो 2 चीजें याद रखिएगा, 65 वर्ष और अगर त्यागपत्र देना है तो। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आपको संसद में उनके लिए लाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी लाई जाती है, वो अतिरिक्त है, जहां पर उनको 2/3 बहुमत उपस्थित और 2/3 बहुमत के साथ उनको पारित करना होता है, तभी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखना है। अब ध्यान रखें, सेवानिवृत्ति के बाद उन पर कुछ प्रतिबंध है, कि ऐसा नहीं कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं तो आपके पास कुछ एक नैतिक जिम्मेदारी आती है राष्ट्र के प्रति। तो यहां पर ध्यान रखें क्या वो जिम्मेदारी, ये समझना है। जैसे बात करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश को भारत के किसी भी अदालत में कानून का अभ्यास करने या किसी भी सरकारी प्राधिकरण, जो भी प्राधिकरण हो, कैट होगा, क्लेट होगा, उसमें क्या जाने समक्ष वकालत करने की प्रतिबंधित किया गया। तो यह प्रतिबंधित किया गया है कि आप उसके बाद कानूनी व्यवस्थाओं प्रक्रियाओं में किसी अदालत में कानून अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या किसी प्रकार का प्राधिकरण बनाया जाता है उसमें आप अपना सेवा नहीं देंगे। पर ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जाता है, अर्थात तदर्थ न्यायाधीश की बात होती है। ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश। तो इसके संदर्भ में उनकी नियुक्ति यहां पर की जा सकती है। वो भी कब होगी, जब सर्वोच्च न्यायालय का उस समय का वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगा। ऐसा नहीं कि केवल चीफ जस्टिस इंडिया ही बुला लेगा और वो तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर क्या करेगा, अनुशंसा अपना देने लगेगा, अपना कार्य करने लगेगा। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत जरूरी है और आर्टिकल 1 to 8 के तहत सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, कॉलेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं और कॉलेजियम को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो आप समस्या में आ जाएंगे। हाल ही में बीपीएससी में ये प्रश्न भी पूछ दिया है, डायरेक्ट कॉलेजियम क्या है, इसके संबंध में चर्चाएं करने बोल दिया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों ने क्या किया, मैंने 600-700 के बीच कॉपियां देखा है, उसमें बहुत से बच्चों ने फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज बेंच का है ना, चर्चा तक नहीं किया और डायरेक्ट लिख दिया है कॉलेजियम क्या है। वो प्रक्रिया यहाँ पर बस क्या कर दिया है, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण संबंधित क्या है, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के इसकी नियुक्ति होती है। जब तक प्रक्रिया नहीं समझाइएगा तो कैसे काम चलेगा। तो यही है आपको समझना कि कैसे कॉलेजियम काम करता है। तो देखिए, कॉलेजियम क्या है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनसे मिला हुआ होता है, जिसमें हम न्यायाधीशों की क्या करते हैं, नियुक्ति के लिए बात करते हैं, पदोन्नति के लिए बात करते हैं और स्थानांतरण। यह 3 सब जरूर याद रखिएगा। नियुक्ति कैसे होनी, किन जजों की नियुक्ति होगी उसका यह चर्चा करेगा। उसके बाद पदोन्नति कैसे होगी वो भी चर्चा करेगा, उसका अपग्रेड कैसे होगा, और हस्तांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका कैसे जाएगा। अर्थात मान लीजिए पटना हाईकोर्ट के हैं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाना है, तो कौन जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए यही कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान में काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, यह संविधान में इस शब्द का प्रयोग है ही नहीं, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के आधार पर इसे स्थापित किया गया। जैसे न्यायिक प्रक्रिया में लगातार न्यायालय अपने वाद जो आते हैं, केसेज आते हैं, उसमें अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से देश में बहुत से ऐसे नियम कानून बना रखे हैं जिसके माध्यम से देश के विधि व्यवस्था को बनाए रखे, कानून व्यवस्था को बनाई जा सके। उसी एक टर्मिनोलॉजी में ये चीजें आ जाती है, उसी प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रथम न्यायाधीश मामला क्या था,
एसपी गुप्ता केस 1981 का ध्यान रखिएगा, यह नींव रखता है सर्वप्रथम, हालांकि इसमें सशक्त नहीं हो पाता है कॉलेजियम व्यवस्था पर। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के मामलों में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस इंडिया की सलाह को अंतिम नहीं माना जाएगा, अर्थात यहाँ पर कार्यपालिका ठोस कारणों के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को अस्वीकार कर सकती है। तो यहाँ पर अंतिम नहीं बोला गया था, यहाँ पर ध्यान रखिए कार्यपालिका के ठोस कारणों को बता कर चीफ जस्टिस इंडिया के राय को नकार भी सकता, अस्वीकार भी कर सकता है। तो इस दौरान ध्यान रखिए, इस फलस्वरूप क्या हुआ, 12 वर्षों तक न्यायिक नियुक्तियों को कार्यपालिका की प्रधानता रही। उसके बाद क्या होता है, 81 के बाद 93 में एक और जज बेंच बैठता है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में प्रयुक्त परामर्श का वास्तविक अर्थ सहमति से ही है। अगर आप सहमति मांग रहे हैं, परामर्श मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस इंडिया ने जो सहमति दिया है वो परामर्श सहमति के संदर्भ में ही समझा जाए, ऐसा नहीं। पर अभी हाल ही में याद रखिएगा, जब माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 14 सवाल मांगे गए थे, जवाब मांगे गए थे, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी टीम ने क्या किया, संविधान पीठ बैठा के उसका अपनी राय दी थी ना। पर वहां पर याद है, वहां पर जो परामर्श दी जाएगी, राय देगी, वो मानना जरूरी नहीं है। पर इस संदर्भ में यह कल्पना किया गया कि नहीं, परामर्श और का वास्तविक असहमति से है। तो यहाँ पर सहमति कहने का अर्थ हो गया कि न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित हुई और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। न्यू तो यहीं से शुरुआत हो गई कि नहीं, तुमको चीफ जस्टिस इंडिया की सलाह के संदर्भ में कुछ सोचना है, वो अच्छा देता है तो मान लेना, नहीं देगा तो क्या होना, शुरुआत में अस्वीकार कर सकता है, जिसको 12 वर्षों तक कार्यपालिका ने अपने सुप्रीमेसी के तहत प्रयोग भी किया था। अब ध्यान रखिएगा, जब सेकेंड बेंच आता है तो उसके बाद चीजें बदल जाती है, चीफ जस्टिस की व्यक्तिगत राय नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का केवल एक व्यक्ति का राय है ना, संपूर्ण का राय नहीं हो, बल्कि उनके लिए 2 वरिष्ठ न्यायाधीश को और ताकि संतुलन बनाया जा सके वोटिंग के संदर्भ में। अगर वोटिंग हो कि किस व्यक्ति को, मान लीजिए 5 व्यक्तियों के आता है लिस्ट, तो किस व्यक्ति को वरिष्ठता के आधार पर आप नियुक्त करेंगे, तो वोटिंग के समय ना थोड़ा सा क्या हो, संतुलन बनाया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 2 मिल जाए और उसके बाद एक तरफा हो जाए। और यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का ना का मतलब है सभी व्यक्तियों का ना भी, ये समझिएगा, इस तरीके से समझने का प्रयास करना है। उसके बाद क्या होता है कि कॉलेजियम प्रणाली में तीसरा जज न्यायाधीश मामला, थर्ड आपको जज बेंच बैठता है, जहां पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर आपको 1998 में आता है, जब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा इस मामले में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो उनके लिए 1993 में निर्णय लिया गया, स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम का विस्तार किया गया और नए स्वरूप में कॉलेजियम वर्तमान में जिस रूप से है वैसे ही 1993 जो 1998 का कॉन्सेप्ट दिया गया था वही आप लोग समझिएगा। जैसे कि क्या होता है, जो 1993 में सेकेंड जज बेंच बैठता है ना, उसके निर्णयों को बदला जाता है, उसमें और भी सुधार किया जाता है। अब ध्यान रखिए, इसमें चीफ जस्टिस इंडिया और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, कुल 5 की बात कर दी गई। पहले क्या था, 2 था, तो अर्थात 2 और अतिरिक्त लोगों को जोड़ दिया गया, जिससे इसकी कॉलेजियम का स्वरूप कैसा हो गया, 5 व्यक्तियों का समूह हो गया। अब इस संदर्भ में समझिए, यह निर्णय कॉलेजियम के अधिक संस्थागत एवं व्यापक बनाया। हालांकि ध्यान रखिए, इन पर आरोप लगातार लगते हैं, जो व्यक्ति नियुक्त खुद को कर रहा है वही कॉलेजियम की व्यवस्था कैसे बना सकता है, अर्थात जजों की नियुक्ति में जजों की ही भागीदारी कैसे होगी, ये संदर्भ में बहुत आलोचना, कुछ बातें और निकलती, भाई भतीजावाद का, ये सब बातें जो सामने आती है वो चिंता का विषय। इसमें जो हमारा जो यह कॉलेजियम व्यवस्था में लगे जो लोग हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है। जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लोकतंत्र जनता के समर्पण की बात करते हैं, उसमें जब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न सवालिया निशान तो जरूर खड़े होते हैं। उसका समाधान हम किस तरीके से निकाल पाएंगे लोकतांत्रिक स्वरूप, उसी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। आता है कि जब यह घोर रूप से काम करने लगा, इसके बाद कोई कार्यपालिका की भूमिका न रह गई, तो इसके संदर्भ में फिर विधायिका ने क्या किया, 99 संविधान संशोधन लाया था, जिसको हम लोग NJAC कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। आप बोला क्या कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि कार्यपालिका का भूमिका
उसमें दिख रही थी। तो इस तरीके से चीज़ है, पर मेरा यह मानना है एक बार पुनर्गठन आपको जरूर करनी चाहिए थी, इस पर विचार करनी चाहिए थी। दोनों पार्टियों को अपने अपने तरीके से इस पर विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े उच्च पद पर आप नियुक्ति करते हैं ना, वहां पर लोकतंत्र जीवित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भाई भतीजावाद या आप योग्यता है आप सभी में, आप अगर जा रहे हैं योग्यता है, पर जनता को यह आभास नहीं होना चाहिए कि आप भाई भतीजा वाले। जैसे एग्जाम्पल बिहार के चुनाव में आप देख सकते हैं, लोग भाषण दे रहे हैं भाई भतीजावाद के बारे, परिवारवाद के बारे में, दूसरे पक्ष वाले को इसी आधार पर काउंटर कर रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा देता है। पर जब नियुक्तियां होती है जीत के बाद, तो जो इलेक्शन तक नहीं जीता है वो आकर मंत्री बन रहे हैं। सीधा सा इसका अर्थ है कि कथनी और करनी में अंतर है। तो सीधा सा जो उसका संदर्भ क्या जाएगा, लोकतंत्र पर खतरा होगा, उनके विचारों पर खतरा होगा, उनके जो उनके भावना है उस पर खतरा होगा। तो आने वाले समय में यह बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगा। जब आप प्रधानमंत्री हो के, मुख्यमंत्री हो के, एक ओहदे वाले पद पर जाकर अगर कोई बात बोल रहे हैं किसी परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद के बारे में, और आप उसको जीतने के बाद उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ होता है कि कथनी करनी में अंतर हो जाएगा। फिर जनता आप पर बिलीव ही नहीं करने शुरू कर देगी। तो क्या होगा, संस्थाओं का क्या होगा, क्षरीकरण शुरू हो जाएगा, क्षरण होना शुरू हो जाएगा। तो यह बहुत ही जरूरी, क्रेडिट बना रहना चाहिए। क्रेडिट जो हमारा होना चाहिए संस्थाओं का, वो बना होना चाहिए। तो इसी में क्या होता है कि जो हमारा एनजेएसी का मुख्य उद्देश्य क्या किया गया था, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, ताकि उसमें संतुलन बनाया जा सके। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आम जनता को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई थी। आप संविधान में कितनी भी बड़ी बातें क्यों नहीं रख ले, क्यों न लिख दें कि हम संविधान जनता से, जनता के लिए शुरू हो रहा है, तो हम भारत के लोगों से शुरू हो रहा है। पर जब आपको प्रशासन में उसकी भूमिका सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप वहां बैकऑन हो जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, और बोल रहे हैं किसमें इसकी स्वतंत्रता का हनन होना शुरू हो जाए। एक अवसर तो देते कम से कम, उसके बाद आपके पास पूरी शक्ति है उस फैसले को, उस संस्थाओं को समाप्त करने का। पर आप एक मौका जब मिल रहा था जनता को उसमें भागीदारी देने को, अर्थात जनता कहने का मतलब जो बहुत ही प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो काम कर रहा है, सोसाइटी में इसका स्पेशल रेफरेंस है, उन लोगों की नियुक्ति होती। फिर कार्यपालिका अपने स्तर पर काम करती। अगर आपकी नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव होता तो आप इस फैसले को पलट देते, पर नहीं, जैसे ही कानून आता है आप दूसरे दिन इन चीजों पर एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इसकी आलोचना अधिक होती है। तो आप इस संदर्भ को समझिए, जब तक संवैधानिक संस्थाओं में अवसर नहीं दिए जाएंगे तो उसका बेहतर परिणाम कैसे निकलेगा। अब इस चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे क्या किया, असंवैधानिक ठहराया। कारण बताया, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब इसके साथ साथ कॉलेजियम प्रणाली पुनः बहाल कर दिया। अब ये चीजें सोचिएगा, कॉलेजियम पर भी बार बार प्रश्न उठता है, तो क्या उसका आपने पूर्ण विचार किया कि हाँ क्यों प्रश्न उठाया जा रहा है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, या हमारे जो मीडिया हाउसेज उनके द्वारा, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ चीजें याद रखना है, एक सेकेंड, कि इसके साथ आपको एक प्रश्न आएगा, दो तीन प्रश्न आएगा, उसको कवर कर लेना। जैसे चीफ जस्टिस जो हमारे हैं वो सूर्यकांत, किसका स्थान लेकर 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बढ़े। बहुत इजी प्रश्न है, पर आने वाले समय में भी बच्चे गलत कर देते हैं, तो देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक उत्तर। नेक्स्ट है आपको प्रश्न के तौर पर कि कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य क्या है। दिए गए ऑप्शन से आप ऑप्शन ढूंढिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर 1 का ए, 2 का ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, लिख के जरूर भेजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, अभी लगता है, जब आप 2-3 महीने के बाद इन प्रश्नों को देखिएगा समस्या आपके सामने आने लगेगी। चलिए हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसे क्या करना है, एक महिला कैंडिडेट जो भी होंगे उसको स्टार से इसको समझना है। वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, या इंटरव्यू में किसी भी स्तर पर हो, एज ए महिला कैंडिडेट को बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को देखकर जाना है। और पुरुष ध्यान रखिएगा, इसको समझना है, फील करना है कि हाँ ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट समाज को बेहतर करने के लिए। तो ध्यान रखना है कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाती है, जो 2010 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, 2000 से स्टार्ट होता है, चुना गया, और 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक कुल 16 दिन तक का यह आयोजन होता है। इस वर्ष ध्यान रखिए, ऑरेंज द
वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया, हैशटैग चलाया जा रहा है #16। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बार का थीम रखा गया इस तरीके से कि #OrangeTheWorld। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके लिए जो विषय बनाए गए, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेंस में जितना भी डिजिटल से संबंधित समस्याएं हैं, आपको साइबर से लेकर सारी चीजें आपके यहाँ प्रश्न बन जाएंगे। इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित सारे पक्षों दे। एक हिंसा का तो पाठ है जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जो वर्तमान में डिजिटल युग में जो एक नया अवसर दे दिया है हिंसाओं को जन्म देने के लिए, एक ऐसे नए स्वरूप को जन्म दे दिया जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। तो यह भी एक फैक्ट आप लोग को याद रखना। इस बार का जो हैशटैग चलाया जा रहा है यूएन के द्वारा, यूएन वुमेन के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना, OrangeTheWorld। तो आपसे इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो व्यवस्थाएं की यहाँ पर देखिए, एक ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग से लेकर डीप फेक, साइबर स्टॉकिंग, डॉकिंग से संबंधित रूप से स्त्रियों के हमलों तक की प्रौद्योगिकी सुविधा प्राप्त लिंग आधारित हिंसा करने वाले के लिए रूप में नई उभरी है। तो इन समस्याओं को हम कैसे सुधारेंगे, उसके लिए क्या नीतिगत फैसले हो सकते हैं, या महिला विशेष इस पर कैसे काम कर सकती है, इन पक्षों को जरूर सोचने और समझने की जरूरत होगी। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, भारत ने इसके लिए क्या किया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत की नीति क्या है। भारत लगातार ऐसी बहुत सी योजनाओं को पर काम करती है, नीतियों पर काम करती है, संस्थाओं का गठन कर रखा है। पर ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यह मानना है, जब तक व्यक्ति विशेष अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहेगा, उन महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहेगा, सरकार लाख इस पर कोशिश कर ले, वो उसका परिणाम उस रूप से नहीं मिलेगा। हिंसा तब तक होगी जब तक सामाजिक दायित्व को तय नहीं किया जाएगा। जब परिवार में इस प्रकार की हिंसाएं होती है, पुरुष और मेल में, तो दोनों को अपने अपने अधिकारों को यह समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार के कृत्य करके अपने बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, अपने परिवार का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद ही आपके पास राज्य के कुछ एजेंट के तौर पर, संस्थाओं के तौर पर वो काम करने के लिए आपके लिए कानून व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकता है। ये चीज समझने का प्रयास है कि पहले हमें अपने पारिवारिक स्तरों पर, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको यह सिखाने की आवश्यकता है महिलाओं का सम्मान क्यों करना चाहिए, क्यों महिला सम्मान योग है। अगर आप ये समझाते हैं, और जो महिला बड़ी होंगी उनको यह समझने की आवश्यकता है कि वो पुरुष का क्यों सम्मान करेंगे और पुरुष को क्यों सम्मान योग है। अगर ये दोनों आप एक दूसरे के विपरीत चीजें समझाना शुरू कर देंगे तो दोनों के बीच ये चीजें कहीं ना कहीं कम होगी। हालांकि ये दीर्घकालिक परिणाम के तौर पर आपको दिखेगा, पर कभी तो न्यू आपको रोकना ही पड़ेगा ना। अब हम महिलाओं का उत्पीड़न सदियों से देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं केवल भारत की स्थिति है, और देशों में इसकी बदतर स्थिति है, और भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर और अभी तक दयनीय स्थिति है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। फिर भी प्रयास तो किए जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में चीजें देखिएगा, लगातार इसको लेकर यूएन भी अपना जो भी इनिशिएटिव वो ले रहा है, भारत भी ले रहा है। तो भारत क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा, मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने मजबूत कानूनी ढांचा, संस्था का समर्थन और समर्पित हेल्पलाइन प्रमुख योजनाओं को शामिल करता है, जिसमें क्या करता है, बहुआयामी दृष्टिकोण को कायम करता है कि हम किस रूप से काम करें, किस तरीके से। तो महिला प्रयासों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाए, उसका वो न केवल तत्काल रूप से निवारण बल्कि दीर्घकालिक सशक्तिकरण की भी बात करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा दो तरीके से, महिला उत्पीड़न के लिए कालीन समाधान क्या है, दीर्घकालीन समाधान क्या है। तो आपको क्या करना, इसके लिए वर्गीकरण तकनीक डेवलप करना। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, तुलनात्मक और वर्गीकरण तकनीक को ही डेवलप कीजिए। एक साथ जब बना के दीजिएगा तो क्या होगा, बेहतर उत्तर लिखन शैली डेवलप होगा। कौन सा आपका अल्पकालिक निर्णय सरकार ले रही है, जैसे आपको हेल्पलाइन है, स्त्री मनोरक्षा, मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति आपको दीर्घकालिक में इस तरीके वर्गीकरण कर लेना है। और आपको मैं नोट्स जब दूंगा आज, इसका आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे, जो PIB शॉर्ट्स आप लोग को दिया जाता है ना पेड वाले ग्रुप को, तो आपको उसमें इसका अच्छे से डाटा फैक्ट में अलग से दूंगा। तो शाम को यह पहुंच जाएगा आप लोगों के ग्रुप में, तो इसको अच्छे से क्रिप्स नोट्स बना लेना है, ठीक है। चलिए, महिलाओं के लिए आपको राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया, घरेलू हिंसा महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 काम कर रहा है। फिर कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 काम कर रहा है। मिशन शक्ति, स्वधारा गृह योजना, आश्रय गृह आपको योजना चलाई जा रही, राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन आपको चलाया जा रहा है। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा यह नंबर कितना होता है, राष्ट्रीय जो हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन।
ये बहुत जरूरी है जानना समझना। अब इसके ध्यान रखिए बहुत सी और भी योजना है जिसको हम क्या करेंगे, शाम में आपको जो पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे उस पर सारा को इंक्लूड कर देंगे ताकि आप अच्छा नोट्स उसका बना लें। क्लियर है। फिलहाल इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, महिला हिंसा के संदर्भ में कुछ आंकड़े को याद रखना, जैसे महिलाओं की हिंसा मुक्त जीवन करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बरकरार रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धता है उसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए सरकार काम करेगी। हालांकि ध्यान रखिएगा जब हम महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन 1993 का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र देखते हैं, अभी भी हम बहुत पीछे उसके लिए हैं। तो सरकार प्रयासरत है, लोगों का जब सहयोग मिलना शुरू हो जाए तो सरकार जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। केवल 40% महिलाएं हिंसा के अनुभव करने के बाद किसी भी प्रकार की सहायता मांगती है। अब ये चीज समझिएगा, ये कितना दयनीय स्थिति है जब देश की 40% महिलाएं हिंसा का अनुभव जब तक नहीं करेगी तब तक उसको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है नहीं करना, तब वो जाके स्ट्रीम लेवल पर हिंसाएं हो जाती है, तब जाके वो सहायता किसी से मांगती है। अगर पहली दफा उनको थप्पड़ पड़ता है या इस प्रकार की कुछ चीजें होती है, घटनाएं घटती है, मेल के द्वारा किया जाता है या किसी प्रकार सरकारी शारीरिक मानसिक और किसी प्रकार इस प्रकार क्षति पहुंचाए, उनको आभास तक नहीं होता कि मेरे साथ हिंसा हो रहा है, बातों से हिंसा की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसी तरीके से ये चीज समझना, जब तक यह सहायता मांगने के वाली स्थिति में होती है तब तक 40% का आंकड़े क्रॉस कर जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिएगा हर महिला जो हम महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संरक्षा पुनर्वास के लिए गुणवत्तापूर्ण बहुत क्षेत्रवाद जैसे कौन सेवाओं को उपलब्ध करा रहे, पर ये तब तक पूरा नहीं हो जब तक वो बातें मैंने बोला जहां पर सहयोग इंपॉर्टेंट, नागरिक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा। अब इसका अतिरिक्त ध्यान रखिए घरेलू हिंसा कानून वाले 165 देश, यूएन बोलता है क्या, यूएन यह बोलता है, यूएन के आंकड़े हैं जो कानून बनाया था 1993 का ना, उसको 165 देशों ने क्या किया, रेक्टिफाई किया। अब ध्यान रखिए जिसमें से केवल 104 देशों में अभी तक व्यापक कानून बनाया, बाकी में तो अभी है भी नहीं। और कुल हमारे पास देश कितने 193 देश सूचीबद्ध हैं। अब ध्यान रखिएगा अब ये स्थिति यह है कि जो रेक्टिफाई भी कर रहे हैं उनमें भी कानून व्यापक नहीं है, कानून बनाए गए पर वो व्यापक कानून जिससे इनके हिंसा के मार्ग को रोका जा सके, हिंसा के स्वरूप को कम किया जा सके, इस संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा हालांकि जिन देशों में घरेलू हिंसा कानून वहां अंतरंग साथी हिंसा के दर देशों की तुलना में कम है, हालांकि जिनमें यह कानून बनाए गए हैं ना जो 104 देशों में वो अनुपातिक रूप से कम है, पर फिर भी ध्यान रखना है जहां ऐसे कानून नहीं है वहां पर 16.1% की तुलना में 9.5% की घटना देखने को मिलती है। यह भी ध्यान में रखना है, 16% जो हमारा हिंसा देख रहा है। अब दुनिया भर के हर 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती है, ज्यादातर अपने अंतरंग साथी के द्वारा होते हैं, जो उनके साथ चलता है, जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ ही। सोच के देखिएगा ये आंकड़े कितने और यह यूएन के द्वारा दिया गया, जो हमारा यूएन वुमेन बनाया गया था उनके द्वारा, ध्यान रखिएगा उनके द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसको आपको याद हो। सीधा सा है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, व्यक्ति को पहले मानवाधिकारों से पहले सुरक्षित करेंगे, जो यूएन का जो 1948 का घोषणा पत्र है उसके आधार पर, उसके बाद हिंसा में व्यक्ति को वर्गीकरण करेंगे ना कि पुरुष है कि मेल है, उसको हिंसा किस रूप से हो रही है। तो सबसे पहले ये समझना है कि मानवाधिकार महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसाएं हो रही है उसमें मानवाधिकार के पक्ष को भी शामिल करते हुए उस पर उन्मूलन संबंधी जो भी कार्य होगा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, इस मानसिक उत्पीड़न किसी प्रकार का हो तो विनाशकारी स्वरूप ना ले ले, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। क्लियर है। कुछ प्रश्न है जरूर इसका प्रयास कीजिए आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को सही टिक कीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेंस वाला प्रश्न है कि इस मेंस का प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और इसमें कुछ अपनी राय भी बताने का प्रयास कीजिएगा आइडियोलॉजी के तौर पर। तो क्या है ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग से लेकर डीप सेक्स, साइबर स्टॉकिंग, डॉक्सिंग और सम्मिलित रूप से स्त्रियों पर हमलों तक प्रौद्योगिकी सुविधा प्राप्त लिंग आधारित हिंसा करने वालों के लिए एक नए रूप में उभरी है। इस संबंध में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बताते हुए अपने सुझावों को भी स्पष्ट करें। क्या है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आपके सुझाव क्या हो सकते हैं, जरूर 250 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो पेड ग्रुप है उसमें अपने उत्तर को भी लिख कर भेजें ताकि आप उसका अधिकतम लाभ ले पाए। जो चीजें दी जा रही हैं उसका अधिकतम लाभ लीजिए। क्लियर है।
अब इस टॉपिक पर आते हैं। लगातार हम बोल भी रहे हैं, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्यों जरूरी है, लगातार बोल रहे हैं क्योंकि कोशिश किया जाता है कि हम लोग अधिक से अधिक टॉपिक को कवर कर दें, उसका अधिकतम लाभ हो, कम इधर उधर की बातें की जाए, टू दी पॉइंट बातें की जाए तो अधिक वो आप लोग के लिए उपयोगी होगा। सभी तो चल ही रहे हैं, हवा हवाई की बातें हो रही है। अब इसको क्यों इम्पोर्टेंट रखना, आप लोग को इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में क्यों रखना है? बहुत से लोगों को लगेगा नहीं ये सर बहुत बड़ा तो टॉपिक नहीं लग रहा है, पर सरकार के लिए बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत चिंता का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति जब भारत में जन्म लेता है ये धारणा होती है कि वो राज्य का एसेट है, राज्य का एसेट है, और एसेट का क्षति होना देश का क्षति होना माना जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है सरकार इसके लिए समय पूर्व क्या हो इसका प्रबंधन करे, इस प्रकार यह विकराल रूप ना ले ले, या ऐसा ना स्थिति आ जाए कि सरकार इसके लिए चाह कर भी कुछ ना कर पाए, नागरिक समाज इसके लिए चाह कर भी कुछ ना कर पाए। यह भी बहुत चिंता का विषय है, पर हम इस पर अभी भी रणनीतिक रूप से काम करना शुरू करेंगे, टास्क फोर्स और विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो बहुत जल्द इस पर समाधान, इस पर क्या हो सकता है, पकड़ बन सकती है। पर ऐसी घटनाएं शून्य नहीं हो सकती है, पर न्यूनतम जरूर हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसी संदर्भ में छात्र देखिए, बहुत जगह छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, वो हर क्षेत्र में, वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या मेडिकल का या इंजीनियरिंग का और भी XYZ बहुत से एग्जाम है, वहाँ पर बच्चे हैं ना अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो उसका कारण स्वयं मान लेते हैं, और उनके साथ साथ पारिवारिक दबाव जो रहता है, सामाजिक दबाव रहता है, उसके लिए और भी घी का काम करता है। सफल होना बहुत जरूरी है, सफल होना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि सफलता ही आपके भविष्य को तय कर देगा। बहुत से सफल व्यक्ति अंतिम समय में असफल होकर जीवन इस दुनिया से गए हैं, पर बहुत शुरुआती दौर में असफल व्यक्ति दुनिया से जाते हुए सबसे सफल व्यक्ति की श्रेणियों में गिने गए हैं। तो आपको यह समझना, सफलता के संदर्भ में जो बातें हो रही है, जो सामाजिक ताना बाना बनाए हुए हैं, पारिवारिक दबाव बने हुए हैं, वो आपके भविष्य का, जो आपका बच्चा है, जो भी आपका बेटा हो या बेटी हो, आपको केवल इतना मात्र आप उसका सहयोग कर सकते हैं, उनको अवसर देते रहिए, अवसर देते रहिए, आप अपना काम कीजिए, उनका भविष्य स्वयं वो तय कर लेंगे। हाँ, इस दौरान वो गलत दिशा निर्देश में जाते हैं, जरूर आप उनको क्या कीजिए, डांटिए और उनको बेहतर रास्ते पर लाने का प्रयास कीजिए। पर जब वो किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वो अपना ईगो बना लीजिए या अपना स्वाभिमान का प्रश्न बना लीजिए। नहीं तो अगर ये जब हाथ से जब चीज़ें छूटती हुई दिखेगी, जब किसी रस्सी पर टंगा हुआ आपका औलाद दिखेगा तो आपको सारी हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। तो पहले ही आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना उसके मनोदशा को कि किन परिस्थितियों में कोई बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा है। आप कुछ पैसे भेज दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपका दायित्व है, आप कुछ पैसे भेज दे रहे हैं, अपना बेहतर सुविधा देना चाहते हैं, पर किस तरह का कंपटीशन लेवल बढ़ा है आपके बच्चे का, इंब्रिंग क्या है। हमारे देश में तो ऐसी स्थितियां हैं कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, तब तक नहीं पता होता जीवन का क्या लक्ष्य है, कर रहे इंजीनियर, फिर आते सिविल सर्विस में, पर उनकी इच्छा होती है कि हम सिविल सर्विस को ज्वाइन करें, तो फिर 3 साल का क्यों, वो केवल एक बैकअप के तौर पर परिवार को क्या किया, अतिरिक्त दबाव दिए, आर्थिक रूप से दबाव दिए, और उसकी गलती नहीं है छात्र की, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक करने के बाद बहुत से बच्चों को ये नहीं पता हो कि हम कौन सा स्ट्रीम ले, वो देखा देखी दूसरों का स्ट्रीम ले लेता है। एक बच्ची से मुझे इंटरव्यू में मिली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पिछले साल मिली थी मुझे। उनका है कि वो ग्रेजुएशन कर रखे हैं इंग्लिश में, PG कर रखे हैं इंग्लिश में, PhD भी कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्ट्रीम में उनका PhD हो रहा है। अब ध्यान रखिए, उनको जब कुछ बातें की जाए कुछ शब्दों के साथ में, तो आपके पास किताब की डायरियां हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, पर वो आपका क्षमता नहीं बता सकता ना जब तक आप उसके लिए अभ्यास नहीं करते होंगे। ऐसी स्थिति में वो दबाव में क्या करेंगी, यही सब स्थितियों को लेकर चलेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं, समिति क्या करेगी, जो सामाजिक प्रभाव की समीक्षा करेगी, बढ़ते प्रसार, जो कोचिंग सेंटरों का जो संसदीय समिति क्या करेगी, कोचिंग सेंटर के बदलते प्रसारों से जुड़े सामाजिक प्रभाव की समीक्षा करेगी। यहाँ पर कोचिंग क्षेत्र है उसको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि छात्रों को केवल एक अर्थ शोधन का मशीन नहीं समझना है। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट को जन्म दीजिए, ऐसे अवसरों को जन्म दीजिए कि जहाँ पर कोई बच्चा आपसे जुड़ रहा है, उसके
उसके जो सिलेबस उसको पूरा करते उसके भावनात्मक जो प्रॉब्लम्स हो रहे उसका भी समाधान तंत्र डेवलप किया। आप ऐसा एक विंग बना सकते हैं जिसमें इस प्रकार के बच्चों को मेंटरशिप दिया जा सकता है। इस प्रकार के बच्चों को समय समय पर उनकी समस्याओं के निदान करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो समिति यही करेगी। अब ध्यान रखें, महिला बाल विकास युवा जो अस्थायी समिति इसके लिए काम करेगी। लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार समितियां जो कोचिंग सेंटरों के लिए मौजूदा जो कानून उसमें भी सुधार की बात करेगी। तो कुल मिलाकर बात क्या है, केंद्र सरकार अहम कदम उठाए है। पहले आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्कूल स्तर को ले जाने का प्रावधान रखा गया था। उसके साथ साथ मनोदर्पण पहल लाया गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया जहां पर छात्रों के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, वहां पर वो बात कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग उपलब्ध कराया जाता है जिससे बच्चों को मनोदर्पण पहल के तहत उनको उस अदुविधा से स्थिति से बाहर निकाला जा सके। तो इसके लिए सरकार के साथ सरकार प्रयास करे, नागरिक समाज को इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे दिखते हैं तो जरूर आप मनोदर्पण में उनको एक बार जरूर बात करवाइए इस पहल के तहत। अब ध्यान रखिएगा, 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी 2025 की शुरुआत में। 13,000 जो छात्रों ने जान दी है 2023 से लेकर अभी तक, जो डाटा एनएसपी का दे रहा है वो डाटा के अनुसार। तो यह ध्यान रखिए, विफल होने का डर बढ़ता है जोखिम। जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स जो प्रैक्टिस उसके रिपोर्ट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि छात्रों की आत्महत्या के पीछे का बड़ा कारण परीक्षा में असफल होना। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह ईगो का प्रश्न हो जाता है, माता पिता के सम्मान का प्रश्न हो जाता है और बहुत सी इन प्राकृतिक सामाजिक दायित्व हो जाती है, जिसके कारण वो बच्चा आने वाले समय में अपने आप को दुनिया का सबसे फेल्योर व्यक्ति के तौर पर देखता है। पर एग्जाम्पल तो वैसे फिलिप का नाम आप लोग सुने होंगे, उसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे, और उसके बाद केनियालियो लोसियो का नाम सुने होंगे, फिर उसके बाद रोनाल्डो का नाम सुने। वो सारे व्यक्ति जो आज सफल दिखते होंगे आपको, आप भारत में ले लीजिए शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का, आप जो आइडियल मानते हैं APJ अब्दुल कलाम का, कोई ऐसा व्यक्ति जो सफल श्रेणी में आपको दिख रहा है वो अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर मेहनत ना किया हो। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत। मैंने कल हमारे पास वशिष्ठ सम्राट कल आए थे हमारे पास इंटरव्यू के लिए, मैंने लिंक शेयर किया है, जाके जो स्टॉक पर उनका वीडियो जाके देखिएगा, जो स्टॉक वशिष्ठ सम्राट, आपको समझ में आएगा व्यक्ति कितना अपने जटिल समस्याओं का समाधान करता है। समस्या इंपॉर्टेंट नहीं है, समस्या का समाधान इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस चीज़ को समझिए, जब इस तरीके का इनिशिएटिव आएगा तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष समाज को सबसे पहले आगे आना, उस परिवार के उस माता पिता को सबसे पहले आगे आने होगा कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, राज्य का एसेट है, वो किस रूप से भावनात्मक रूप से परेशानियां उसको हो रही है। इन सारे चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2025-26 में PM स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया जो PM श्री योजना के तहत समीक्षा करेगी, शिक्षा मंत्रालय इसके लिए काम करेगा, कैसे स्कूल हम बेहतर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है निर्देश, किस प्रकार निर्देश दिया है, हर शिक्षण संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य नीति अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी पक्ष है, केवल पढ़ाना ही नहीं, व्यक्ति का निर्माण करना इंपॉर्टेंट है। पर हमारे देश में भी क्या चलता है कि हमको आउटपुट चाहिए, मेरा बेटा इतना लाख के पैकेज में जाएगा, नहीं जाएगा तो उसका ईगो ही हट हो जाएगा उस परिवार का कि, और मान लीजिए नौकरी हो जाता है तो पूरा कुनबा में अपना ढिंढोरा पीटेगा। अरे वो एकमात्र जीवन का साधन बनाया है, अब उसको एकमात्र उपाय मत बना दीजिए कि हाँ उससे कोई व्यक्ति और प्रभावित हो जाए। यही मूल कारण है व्यक्ति विशेष जो इस प्रकार का 100 कॉज कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, जहां पर हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए। मान लीजिए कोई अभी IAS अधिकारी बन जाएगा, देखिए रैलियां निकालना शुरू कर देगा। तो जो अवसर जिनको नहीं मिल रहा है या जो बिना अवसर के वहां पहुंच रहे हैं, उनका सफलता नहीं मिलता, तो खुद को घृणित समझने लगते हैं कि हम दुनिया में इसके आगे क्या करेंगे। अब ध्यान रखिए, 100 से अधिक छात्रों वाले सभी संस्थानों काउंसलर अनिवार्य करें, यह बहुत जरूरी है। जहां 100 से अधिक छात्र हैं वह काउंसलर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करिएगा, समय समय बच्चों का ब्रेन वॉशिंग इस रूप से नहीं कीजिए कि आप गलत कदम नहीं उठाना है, तब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। पर कितने स्कूलों ने इसके लिए जिम्मेदारी उठाई है, उनको बस अर्थ शोधन चाहिए। कितने कोचिंग संस्थानों ने इसके लिए अवसर उठाए हैं। आज तक तो मैं जहां भी काम किया हूं, आज तक तो मुझे ऐसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं मिला जहां पर इस प्रकार के काउंसलरों का नियुक्ति किया गया, जो बच्चों से डायरेक्ट बात करेगा, सब्जेक्ट से हटकर उसके भावनात्मक स्वरूप को समझने के लिए। वो किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स में क्रिएट तो नहीं है, पर वहां सबको पैसा कमाना, मोटी मोटी रकम बनानी, बिल्डिंग बनाना, अपना एसेट निर्माण करना। और इंडिया का सारा कोचिंग माफिया यही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, छोटे संस्थानों के विशेषज्ञों से औपचारिक सहयोग लेना होगा। छोटे संस्थानों को क्या है, विशेषज्ञों से, जैसे हम लोग छोटे संस्थान, तो विशेषज्ञ आके आपको औपचारिक रूप से क्या करें, सहयोग करें। तो हमारे यहाँ वशिष्ठ सम्राट काम कर रहे हैं, वो विशेषज्ञ के तौर पर आपको सलाह भी देते हैं किस तरीके से जीवन को बेहतर करना है।
अब ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जुड़ा हूं, अगर किसी व्यक्ति को विशेष को, किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करना होता तो हम लोग करते हैं। अब बहुत से बच्चे सलाह भी ले रहे हैं, तो सभी संस्थानों में ये जरूरी है कि इस प्रकार के 2 मॉडल कायम होना चाहिए। केवल किताबों में, निर्णयों में और संविधान के पन्नों में ही सीमित नहीं होकर रहना चाहिए। अब ध्यान रखिए, कमजोर छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता अपनाने की जरूरत है। बहुत से आपके कोचिंग संस्थानों में, XYZ सभी कोचिंग संस्थानों, सभी स्ट्रीम के कोचिंग संस्थानों में आपको यह तय करना होगा कि कोई बच्चा कमजोर है तो केवल उसका आर्थिक शोषण नहीं करना, पैसा बहुत कमा लीजिए पर एक राज्य का एसेट समाप्त हो जाएगा। नहीं कोई बता सकता है कि जब आइंस्टीन को बाहर निकाला जा रहा था वो देश विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। जब आइजनहावर को बाहर निकाला जाता है उनको स्कूलों से तो वो देश का सबसे बड़ा एक मॉडल देके जाएगा कि कैसे परमाणु बम फोड़ा जा सकता है या उसके लिए कुछ भी। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है, वो सारी चीज़ों को समझिएगा। जब तक संवेदनशीलता नहीं डेवलप कीजिएगा, व्यक्ति विशेष भविष्य में क्या तय करेगा आपका एक एजुकेशन सिस्टम आज नहीं तय कर सकता है। हाँ, वो माध्यम पहुंचने के लिए वो जरूर है, साधन के तौर पर वो व्यक्ति कितना निखर कर सामने आएगा, वो व्यक्ति का भविष्य, उसके दिन जो डेली वो काम कर रहा है उसका जो आउटपुट निकल के आएगा उसके आधार पर तय होगा। ये चीज़ें समझनी है, संवेदनशीलता को डेवलप करना। आत्महत्या की घटना होती है तो संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। अगर किसी संस्थान में आत्महत्या उस बच्चा कर लिए, क्यों किया, पहले इंक्वायरी कमेटी बैठाओ। क्या उसको मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहा है, अतिरिक्त दबाव दे रहा है, अगर वो पैसे नहीं पूरा कर रहा तो उसके लिए अतिरिक्त दबाव या एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा है, उसके समय से ज़्यादा उसको वर्क करा दे रहा है, सिलेबस का इतना बड़ा हुआ बना कर रखा हुआ है कि IIT और JEE नहीं निकल सकता, IAS नहीं निकल सकता है, तुम नहीं निकालोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कोई कॉन्सेप्ट अपना रहा है क्या, डर और भय का। अभी करंट अफेयर का इतना डर बनाए हुए पूरा कोचिंग माफिया, मैं खुद इसको बोलता हूँ, जय में पुराने वीडियो में इतना डर बनाए रखा हुआ है कि साल भर करंट अफेयर पढ़ाता है पर वो चीज़ नहीं दे पाता एग्जाम में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जब नहीं आता तो अपना हाथ खड़ा कर रहा है, जब आएगा तो स्क्रीनशॉट डालेगा कि मेरा करंट अफेयर्स लड़ गया, मेरा करंट अफेयर्स लड़, जब ऑनलाइनर क्वेश्चन आएगा। सोच के देखिएगा, पर ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि आप इस दुष्चक्र जो चल रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। बचाया तभी जा सकता है जब आप इस प्रकार के कदमों को उठाएंगे, तभी राज्य का एसेट बच पाएगा। उससे कहीं ज़्यादा मुझे यह लगता है माता पिता, उसके जो उसके कस्टोडियन है, जो उनके वरिष्ठ, जो आप व्यक्ति से प्रभावित होता, उसको इसके दिशा में बेहतर काम, उनको अपने बच्चों के साथ लगातार है ना कनेक्ट होना चाहिए, लगातार उस पर काम करने की जरूरत है उनको। अब इस तरीके से समझिएगा। अब है कि एक टॉपिक और है जिस पर आप लोग काम करिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे वित्त जो आंकड़े यह बोल रहा है 10 सितंबर, ध्यान रखिएगा, जब मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2025 को मनाया गया था इस बार, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया था। उसके बाद एक आंकड़ा आता है जिसको जरूर याद रखना आप लोगों को, भारत में 60,380 से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें 4.4 करोड़ नामांकित छात्र, 16 लाख संकाय सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतने व्यापक क्षेत्र में बच्चे आत्महत्या जब करेंगे, जहाँ पर आंकड़े हैं, तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार कि 13,044 जो है छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जहां पर इस प्रकार के संस्थानों में 4.46 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, उसमें से 13,044 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वो क्या है, जो दर्ज आंकड़े हैं, बहुत से ऐसे तो दर्ज भी नहीं हो पाते, ये चीजें समझिएगा। जो कुल आत्महत्या जो श्रेणी, उसमें से 7.6% जितने भी आत्महत्या के प्रकार है उसमें केवल शिक्षा को असफलता के संदर्भ में हम बात कर ले, उनमें आपको 7.6% आत्महत्या। तो 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त ध्यान क्या रखना है, इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के तहत
पंजीकृत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों 12 सितंबर 2025 तक संस्था का सर्वेक्षण पूरा करना अनिवार्य है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, एक आंकड़ा बताया कि 12 सितंबर 2025 तक जितने पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको इसके लिए काम करता दिशा निर्देश जो आपको दिया जा रहा है उसको लागू करवाना है। अब ध्यान रखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यबल ने 8 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर अपनी एक समर्थित वेबसाइट भी लॉन्च किया जहां पर आप लाभ ले सकते हैं। तो यह सब थोड़ा सा अपडेट हुआ है, उसको ध्यान में रखना है। नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाता है जहां पर व्यापक रिपोर्ट बनाया जाता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी इसके लिए निर्णय। नेशनल टास्क फोर्स एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के बाद कार्य सौंपा गया, जो क्या किया कि इसमें छात्र आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान की गई, जिसमें रैगिंग, भेदभाव, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पद जो थे वो चिन्हित किया गया, वो कारण थे जिनको चिन्हित किया गया। तो यह चीजें ध्यान रखिएगा। अभी भी रैगिंग सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो सरकारी स्कूलों में है, कॉलेजों में हो या किसी इंस्टीट्यूशन संस्थानों में रैगिंग बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, वो शारीरिक का भेदभाव हो रहा है, मानसिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है या शैक्षणिक रूप से उसका भेदभाव किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है। छात्रों के कल्याण को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत और संस्थागत कमियां अभी भी जांच की जा सकती है, इतने कमियां हैं हमारे संस्थानों में। तो ये सब सारे पक्ष जारी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुधार के लिए बात हो रही, तो सरकार उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पोर्टल जारी कर रखी है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सब सारी चीजें याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। तो आज जो बच्चे 71 का बीपीएससी मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस आंसर राइटिंग, तो हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोगों को 48 दे रहे हैं और सेक्शनल टेस्ट आपको 9 दे रहे हैं, फुल टेस्ट 6। तो कुल 63 टेस्ट है जो कल से स्टार्ट है। आप लोग बच्चे जो भी हैं, जो आपके जानकार है, जरूर हमारे बारे में बताइए और समझाइए हम लोग क्या दे रहे हैं। केवल यह नहीं दे रहे हैं कि किताबी ज्ञान आप लोग को होना चाहिए। जैसे आज का वीडियो अगर वशिष्ठ सम्राट का अपलोड हो रहा है तो आप सभी व्यक्ति जरूर सुनिएगा। केवल इसलिए नहीं सुनना है कि आपके सिलेबस की चीजों की बात हो रही है, इसलिए सुनना कि व्यक्ति कैसे बनना है, समाज का बेहतर निर्माण कैसे करना है, इस चीज को समझिएगा। कैसे संस्थाएं के तौर पर हम आपको एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें, एक बेहतर प्रशासक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, आपको यह दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चों का क्यूरी था कि जिसमें सर साल भर मेंस के प्रोग्राम को चलाया जाए, वो भी जल्द लॉन्च होगा। निरंतर सीरीज का नाम रखा गया है, निरंतर, ठीक है ना, सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए वो उपलब्ध कराया जाएगा जल्द ही, वो उसका प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। केवल इसमें मेंस ओरिएंट बातें होंगी और ये साल भर चलता रहेगा। जो बच्चे 72 देंगे, 73 देंगे, उनके लिए ध्यान रखना है, यह फोकस करके ये सीरीज लाया जाएगा। और उसमें पीटीयूटी की बात नहीं होगी, केवल मेंस की, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रीलिम्स एक मानक है आपको मेंस के पड़ाव को पहुंचने के लिए, बस मेंस है पूरा फाइनल लिस्ट में आने का एक मानक बन जाता है। इसलिए मेंस पर बेहतर काम करेंगे और बेहतर तरीके से आपको एक प्लान ला के लाएंगे, जल्दी लाने वाले हैं, जिस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल अगर आप 71वीं बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जिनको मेंस देना है, वो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया, जितना प्राइस दो उससे कहीं ज़्यादा आपको सेवाएं दी जाती है, तो आप लाभ इसका जरूर लीजिए। इसके साथ इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, जिनका उम्मीद है इंटरव्यू होने वाला है। कटअप मैंने बताया था, उस कटअप के आसपास ध्यान रखिए, 420 से लेकर 430 के बीच अप्रोक्स जिनका है, वो आंख बंद करके इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। और उसके लिए औसत कैसे निकाला जाए तो मैंने बताया भी है। अगर इतने आसपास कटअप आपका औसत मानक आ रहा है, आप तैयारी में लग जाइए, नहीं समय केवल बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम लोग सिस्टम लाए हुए, गूगल मीट लगातार चलता है, इसका वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड भी होता है, उसे देखिए, समझिए हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं, जो आप उसका लाभ ले लीजिएगा मात्र, तो आप बेहतर प्रशासन के श्रेणी में आ जाइए, प्रशासक के श्रेणी में आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है। अब इस टॉपिक के साथ साथ ध्यान रखना है कि माओवादी के संदर्भ में ध्यान रखना, सबसे जटिल आंतरिक जो माओवादी कॉन्सेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट था, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी। तो यहाँ पर क्या करना है, पेपर का कटिंग दी है, इस पेपर के कटिंग को आप जरूर एक बार पढ़िएगा। इसलिए पढ़ना है कि माओवादी कैसे काम किया, माओवादी का उन्मूलन कैसे हुआ, क्यों जरूरी है माओवादी कॉन्सेप्ट का उन्मूलन। अभी देखिए, मैंने कल एक प्रसारण देखा है, किसी पत्रकार को विंग था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विंग का कमांडर वो था, उसने प्रेस रिलीज जारी किया उस पत्रकार को कि हम सरकार के नीतिगत कार्यों से हम बेहतर समाज को कर सकते हैं। अब वो समय परिस्थिति नहीं रह गई जहां पर हथियारों से अपने मांगों को रखा जा सके, लोकतांत्रिक रूप से जुड़कर हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते। तो यह एक दिन का
एक दिन का प्रयास नहीं रहा होगा, लगातार सरकार आई गई और अपने कार्यों को की, हमारे सुरक्षा बल इसके लिए प्रयासरत रहे। तो ध्यान यह रखना है कि हम बेहतर निर्माण कैसे कर सकते हैं, मुख्य धारा में उनकी वापसी होगी तो कैसे उसको सम्मान देना है, क्योंकि किसी कारणवश किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर वो व्यक्ति विशेष क्या हुआ, प्रताड़ना हो रहा था, तो वो क्या हुआ कि उस और दिशा में चला गया। तो उससे कहीं ज्यादा है ना अब उसको मुख्य धारा में वापसी करने का, कि जब वो वापस उधर से आए तो विश्वास उसको कायम नहीं, वैक्चुअल जो प्रशासन बात बोल रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य की बात हो रही है। देखिए अवसर मिलना और किस सीमा तक मिलना, ये बहुत दो तरफा प्रश्न बन जाता है कि अवसर प्राप्त होना और बेहतर अवसर प्राप्त होना दोनों एक दूसरे का विपरीत शब्दों का निर्माण करता है, पर अवसर जरूर दिया जाना चाहिए सभी व्यक्तियों को। तो यह लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक स्वरूप का मुख्य धारा है कि अवसर सबको मिलेगा, पर अवसर में कौन सबसे आगे जाएगा वो उसके व्यक्तिगत क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो जो भी वापसी आएंगे तो उनको ये मुख्य धारा में लाने का तो उनको जरूर अवसर मिलना चाहिए राज्य की तरफ से कि वो इस संस्था पर, जो आने वाली संस्था पर विश्वास करके आ रहे हैं, उस संस्था को जीवंत बनाए। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति विशेष कल गोलियां चला रहा था, हमारे सुरक्षा बलों से लड़ाई कर रहा था, वो कल सुरक्षा बलों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर सकता है, हमारे देश के निर्माण में बेहतर सहयोग कर सकता है और खुले दिल से खुले दिमाग से इनका स्वागत भी करने की योग्य। उससे पहले ध्यान रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा की बात करें कि 2014 में जब वर्तमान सरकार आई तो उस समय वामपंथी उग्रवाद देश के 10 राज्यों में टोटल 96 जिलों तक वो क्या हुआ प्रसारित था, जिसमें नेपाल सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। रेड कॉरिडोर भारत के समय सबसे गंभीर चुनौती थी। मैंने पहले भी इस पर वीडियो एनालिसिस करवाया है डीएनए में युक्ति आईएएस पर, तो आप उस रेड कॉरिडोर को याद कीजिए। मैंने मैप बनाया था, याद कीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको नॉर्थ ईस्ट इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है इधर, तो पूरा ये क्षेत्र रेड कॉरिडोर हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी सीमाएं कम हुए, सरकारी नियंत्रण अधिक बड़ा, सुरक्षा बलों का जो कॉन्वे था वो बहुत से ऑपरेशन को डेवलप किया जिसके माध्यम से ये चुनौतियां सामने आ गई। गृह मंत्रालय क्या बोलता है, अब वर्ष 2033 तक प्रभावित जिलों में संख्या घटकर 45 रह गई और 52% अधिक कमी आई है। तो 2010 की तुलना में नक्सली घटनाओं लगभग 77% कमी आई है और ये बहुत दिख रहा है। अब घटनाएं कम हो गई, विरोध कम, प्रदर्शन, हालांकि अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। तो जल्द इस पर सरकार एक टारगेट प्लान ली हुई है जिसमें हम लोग 26 तक का आंकड़ा बता रहे हैं, इस डेट के बाद हमारे यहाँ नक्सलवाद नहीं होगा। तो उस डेट के आधार सुरक्षा अभियान क्या कर रहा है, अपना सुरक्षा अभियान नेतृत्व को बेहतर जवाबदेही के साथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में आर्थिक सशक्तिकरण की बात करता है। याद कीजिए जम्मू कश्मीर के मामले में कभी डीएनए में ये बोला था ना, डीएनए में एक बात बोला था, याद रखिएगा आप लोग, कि जम्मू कश्मीर की समस्या ये नहीं है कि वहां पर राजनीतिक समाधान कैसे ढूंढा जाएगा। जम्मू कश्मीर की समस्या है न, उनको विकास का वो स्वाद नहीं चखाया गया है जो अन्य राज्यों में विकास का स्वाद चख रखा है। तो याद रखिए वो शब्द मैंने जब बोला था तो 2019 का जो कॉन्सेप्ट था उसके बाद जब लाया गया, इतना विकास दिखाया गया कि वहां पर लोग क्या हुए, धीरे धीरे लोग क्या हुए, लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ शामिल होना शुरू कर दिया। अभी भी हालांकि विरोध प्रदर्शन होते हैं, पर उनको भी इतना स्वाद चटाओ ना कि वो चीजें, वो इस प्रकार के विचारधारा से दूर हो जाए। आतंकवाद, नक्सलवाद, हालांकि कुछ कीड़े भरे पड़ेंगे तब उसके बाद सेना उस पर काम करे। मान लीजिए जहां पर 100 व्यक्ति, अभी उस जनसंख्या में 100 व्यक्ति इससे प्रभावित है कि हमको इस प्रकार के कृत करने हैं, आप पहले उसको स्वाद चखाओ विकास का, इतना विकास दे दो, इतनी अवसर दे दो जिसके माध्यम से वो है ना इस चीज को भूल जाए, उसको सोचने का समय ही नहीं दो, इसको आगे बढ़ने का, उसको इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाइप करवा दो, इतना उनको अवसर दिला दो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनको बहुत से प्रतिस्पर्धाओं में शामिल करा। तो जब कैमरा का फ्लैश जलेगा ना तो वो चीजें समझ में आएगी हमको क्या काम करना है। नहीं तो कितना भी योजना दे, कितना भी पैसा दे, उनको समझ ही में नहीं आएगा क्योंकि उनको फ्लैश कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। आप बॉलीवुड हॉलीवुड को देखिएगा, घर में वो कितना परेशान है, जरूरी नहीं जैसे ही कैमरा आता है वो सबसे खुश व्यक्ति दुनिया का दिखेगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर काम करेगा। जब हम इसकी बात करते हैं ना तो ध्यान क्या रखना है कि जब 100 व्यक्तियों पर इस प्रकार के विकास के प्रयोजन चलाएंगे तो क्या होगा कि 100 व्यक्ति में से मान के चलिए कुछ भी परसेंट आते हैं तो उसको और विकास दिखाना, कुछ परसेंट और आएंगे, कुल मिलाकर जब 10% बच जाएगा जहां पर इस प्रकार के विचार जो संकीर्ण विचारधारा से और प्रेत होगा, इस पर किसी प्रकार का टूल्स काम नहीं करे, तब उनको धरिए, पकड़िए, जेल में डालिए, देखिए सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। और सरकार 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ही की है, नक्सलवाद की श्रेणी में ही की है। इतना योजना परियोजना डाल दो ना कि वहां के आम जनता को भी विश्वास हो सरकार हमारे लिए काम कर रहा है। हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक नल पहुंचा दिया। हाँ, हालांकि यहाँ पर प्रश्न यह भी है कि हर घर तक बिजली पहुंचा तो उसका आर्थिक शोधन कैसे होगा, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी।
हर घर तक नल पहुंचाए तो उसमें नल में पानी भी आना चाहिए। पर यह समस्या प्रशासनिक समस्या जिसका समाधान किया जा सकता है, पर यह भी ध्यान आपको रखना है सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध, और ऐसे ही ऑपरेशनल प्लानिंग आपको डेवलप करने होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गई है, तो यह कहीं ना कहीं संसाधनों, जिस तरह की सड़क बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कोर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो वहाँ की जनता, स्कूल कॉलेज बनेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होंगी, मानक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, मॉडल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, तो वहाँ की जनता सरकार के प्रति थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ जब हम वित्तीय सहायता देंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे, कैडरों में रोजगार देंगे, तो और भी लोगों का अवसर होगा कि नहीं, चलो सरकार के साथ जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता दे और अधिक लाभ कमाए। पहले क्या हुआ था ना, नक्सलवाद केवल इसलिए नहीं आया था कि उसको कुछ समस्या थी, समस्या के साथ साथ यह भी था कि उसका निष्पादन कैसे होगा, कोई व्यवस्था काम ही नहीं कर रही थी, सभी अपने लाल फीताशाही नौकरशाही वाले कॉन्सेप्ट में चल रहे थे, जिसको पद था वही सबसे बड़ा बाहुबली समझता था। तो शोषण तो होना जरूरी था, शोषण कब नहीं होगा, मान लिया आज तक अमेरिका में शोषण नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है, पर उसका निपटारण तंत्र उसके पास था। तो भारत में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि शोषण जब हुआ, बंदूक उठाया, चीजें बदली, तो निपटारण तंत्र के तौर पर सरकार काम करने लगी, तो इसका प्रतिफल आपको दिखता है कि वर्तमान में चीजें समाप्त होने के कगार पर है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। वैश्विक मान्यताओं के तौर पर हम बात करें, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे सुरक्षा थिंक टैंक अपना आकलन रिपोर्ट कहता है कि माओवादी अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों से पकड़ खो चुकी है, क्योंकि उनका डर ही भय हुआ करता है कि सरकार उसके लिए शोषण कर रही है, तो उसके अनुपात में हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो बाद के दिनों में जब वो सत्ता का अभ्यास करने लगा, जब वो सत्ता का जो स्वाद है वो चख लिया, तो वही क्या करना, एक प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप कर लिया उन ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कि हम ही सरकार है, हम ही निर्णय लेंगे, हम ही को तुम टैक्स दो। तो याद है मुझे, अरवल के क्षेत्र में मैं कभी गया था, औरंगाबाद के क्षेत्र में, बिहार के, तो वहां पर जब फसल होता था ना, तो लाल झंडा गाड़ दिया जाता था, और उसका कोई किसी जनता को मजाल नहीं उस लाल झंडे को कबाड़ दे, क्योंकि वो माओवादी का संपत्ति मान लिया जाता था। तो उस फसल को आके माओवादी क्या करता था, उसको काट के लेकर अपने लिए उपयोग करता था। तो ये सरकार का जो शोषण था, उससे भी कहीं घातक शोषण नीति अपनाने लगा। तो धीरे धीरे जब इधर सरकार नीतिगत निर्णय लेना शुरू कर दिया, विकासात्मक कार्य करना, अवसंरचना निर्माण करने लगा, और उधर उसकी क्रूरता बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि दोनों स्तरों पर जनता को यह लगा कि हमको सरकार तक, क्योंकि यह अस्थायी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आने वाले समय में अभी मान लीजिए समस्याएं, आने वाले समय में वो ठीक हो जाएगी, उस पर काम और राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या हुआ, इसको अभी आपको यह क्राइसिस रिपोर्ट, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का रिपोर्ट है, वो भी इस बात को मानता है। अब ध्यान रखिए, इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स क्राइम्स है, उसने भारत के आतंकवाद का जो वित्त पोषण है, उसके नियंत्रण क्षमता में सुधार का उल्लेख किया। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध रूप से काम की है कि जो नियंत्रण है, जो व्यक्ति विशेष किसी संस्था में सबसे उन्नति का क्या मार्ग होता है, जब तक वित्त आपके पास बेहतर हो रहा है, पहुंच हो रही है, उस वित्त के पहुंच को रोक दिया। काला धन जो था उसको रोकने के लिए प्रयास किया, नोटबंदी कॉन्सेप्ट लाया गया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे सीमा पार से चीजें आ रही थी, तत्कालिक रूप से बंद हो गया। तो तब जब पैसे ही नहीं रहेंगे आपके पास, मान लीजिए पहले एक संस्था को जरूरत है 100 रुपया, पर उसको इस तरीके के मार्ग से उसको 1000 रुपया मिल रहे थे, 10,000 मिल रहे थे, तो उसके बाद अतिरिक्त पूंजी हुआ करता था, तो पूरा खुला सांड की तरह लड़ाई झगड़ा कर रहा था। पर अब जैसे ही नोटबंदी हुआ, तो क्लोज कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पर मनी का ट्रांसफर ही नहीं हो पाया, तो उसके पास अब पैसे की राशि, जरूरत है 100 रुपया, उसके पास आ रहा है 10 रुपये, तो 90 रुपये को कहां से मैनेजमेंट करेगा। यही संदर्भ समझिएगा जो वित्त पोषण का नियंत्रण कर पाया सरकार, और इसको लोग दूसरे तरीके से समझेंगे, पर इंटरनेशनल बॉडीज इसको इस रूप से भी देखती है, तो आपको यह समझना है। क्लियर है। अब है कि आज भारत का आंतरिक सुरक्षा माहौल तुलनात्मक रूप से क्या है, बहुत बेहतर हो पाया। सरकार की नीतियां बदली, सरकार का सोच बदला, सरकार का उद्देश्य बदल गया है, वो बेहतर प्रशासन की बात करता है, बेहतर अभिशासन की बात करता है। तो इस संदर्भ में क्या होता है कि हम संस्थाओं को बेहतर निर्माण कर पाते, लोगों तक पहुंच बेहतर कर पाते, और जनता को इसका सहभागिता भी मिलता है। इसलिए बिना शर्त का सभी लोग क्या कर रहे हैं कि समर्पण कर रहे हैं, और सरकार इसके लिए जो पुनर्वास का योजना वो भी बेहतर रूप से क्या करे, अपना रही है। तो इस तरीके से जब हम आंतरिक सुरक्षा के लिए नए प्रतिमान के तौर पर देखते थे, वो आज समाधान तक पहुंच गया। तो यह भी समझना है कि सरकार किस रूप से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, कैसे हम 11 वर्षों में एक सुदृढ़ व्यवस्था को कायम कर रखे। देखिए, कितना भी कुछ हो कि ये गलत कॉन्सेप्ट था, गलत था, पर समय परिस्थिति का देन था, पर उसने कुछ हमें सिखाया
क्या सिखाया कि आंतरिक व्यवस्थाओं को कैसे कंट्रोल करना है। इस प्रकार का अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की जवाबदेहिता क्या है, सरकार किस प्रकार का अवसंरचना निर्माण करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, किस प्रकार की योजनाओं को उन तक पहुंच बनाए, योजनाओं का क्रियान्वयन तकनीक कैसी होनी चाहिए, ये हमें माओवादियों ने जरूर सिखाया। तभी तो जाके हम ये आज कर पा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को कैसे परिवर्तन करना है। कुल मिलाकर जब हम बात कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण के दौर में हम कैसे जन केंद्रित होगा विकास, जन केंद्रित कैसे, सरकार कैसे जन केंद्रित हो पाएगी, ये जरूर माओवादी के विरोध से हम लोगों ने सीखा, जिन क्षेत्रों में माओवादी कॉन्सेप्ट लागू था। तो इस तरीके से आप चीजों को समझिए, हर को नेगेटिव पक्ष के साथ नहीं देखना है, उसमें पॉजिटिव क्या निकल के आया, सरकार कितना इससे सीख पाई अपने गलतियों से। अब सरकार उन क्षेत्रों में वो गलतियां नहीं कर रही है, पूरे महकमा को, पुलिस महकमा को, प्रशासनिक महकमा को ये गाइडलाइन दिया जा चुका है, आपको जनता को किसी रूप से प्रताड़ित नहीं करना। फिर भी कहीं छोटी मोटी प्रताड़ना के आपको केस मिलेंगे तो उसका भी समाधान सरकार न्यायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकरण के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। जब भी हम बात करते हैं, एक लाइन आपको सुनने को मिलेगा कि जब जंगल काटा जाता है सरकार के द्वारा तो विकास माना, जब आम जनता के द्वारा काटा जाता है माओवादी माना जाता है। ये लाइन है, पर ध्यान रखिएगा यह उस रूप से भी नहीं देखना है। अगर सरकार पेड़ नहीं काटेगी तो विकास कैसे होगा, उसके लिए पेड़ और भी तो लगा रही है ना। तो ध्यान क्या रखना, संतुलन जरूर होना चाहिए, अति दोहन कहीं नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को समझिएगा, सरकार कैसे काम करेगी। सरकार के पास एक निश्चित भूमि क्षेत्र है, ठीक है ना, तो निश्चित भूमि क्षेत्र में बेहतर सेवाएं की आपूर्ति चाहिए, जनता इसमें कितना सहयोग करती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये चीजें सारे पक्ष हो, इसके बाद कभी और टॉपिक आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। कुछ चीजों को समझना है, नेगेटिव वाले टॉपिक से हमको पॉजिटिव पॉइंट कैसे निकालना है, ये जरूर सीखिए आप लोग। नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव आइडियोलॉजी जाएगा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट जाएगा, सरकार का विरोधी बन जाएगा, आपको इंटरव्यू में कम नंबर देकर बाहर कर दिया जाएगा। आपसे कहीं प्रश्न पूछ दिया कि माओवादी के विद्रोह से प्रशासन ने क्या सीखा, या आप बतौर प्रशासक क्या सीखेंगे, तो ऐसा नहीं बता देना कुछ की चीजें आपके लेवल से बाहर हो जाए या आप उस स्थिति को संभाल ही नहीं पाए। सरकार बहुत कुछ सीखी, तभी तो योजनाओं में क्रियान्वयन कर पाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।